हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग और कंपनियां दूसरों से अलग क्यों होती हैं? क्या वो केवल अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से सफल होते हैं या उनकी सफलता के पीछे कोई और गहरी वजह छुपी है? जब हम अपनी जिंदगी में या अपने करियर में किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो अक्सर हम व्हाट और हाउ पर ध्यान देते हैं, मतलब क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन एक ऐसा सवाल है जो इन दोनों से भी ज्यादा मायने रखता है, और वो है व्हाई। साइमन सिनेक की इस बेस्ट सेलिंग बुक स्टार्ट विद व्हाई में यही बताया गया है कि जब आप अपने हर काम के पीछे की असली वजह यानी अपना व्हाई समझ जाते हैं तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके इरादे पूरी तरह बदल जाते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि महान लीडर्स, आइकॉनिक ब्रांड्स और सफल लोग हमेशा अपने व्हाई से शुरुआत करते हैं, और यही उनकी पहचान, उनके काम और उनकी सफलता को दूसरों से अलग बनाता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सरफेस लेवल पर जीते हैं। हम ये जानते हैं कि हमें क्या करना है, जैसे एक अच्छी नौकरी पाना, एक बड़ा घर खरीदना या एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना। हम ये भी सोच लेते हैं कि इसे कैसे करना है, जैसे कौन से स्किल्स सीखने हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है या कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आप अपने दिल से पूछें कि आप ये सब क्यों करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास एक साफ जवाब है? यही सवाल साइमन सिनेक हमसे पूछते हैं कि जब तक हम अपने व्हाई को नहीं समझते तब तक हमारे सारे प्रयास अधूरे रहेंगे। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हों, एक स्टूडेंट हों, एक प्रोफेशनल हों या एक लीडर, जब तक आपके पास एक स्पष्ट और ताकतवर व्हाई नहीं है तब तक आप दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते और न ही आप अपने जीवन की पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इस बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, द गोल्डन सर्कल। ये कॉन्सेप्ट हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा बाहर से अंदर की ओर नहीं सोचते, बल्कि अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं। मतलब वो व्हाई से शुरुआत करते हैं, फिर हाउ तक जाते हैं और आखिर में व्हाट पर फोकस करते हैं। सोचिए, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप अपने बारे में क्या बताते हैं? अक्सर हम कहते हैं कि मैं ये करता हूं या मैं इस फील्ड में काम करता हूं। लेकिन जब आप अपनी बात शुरू करते हैं अपने व्हाई से, जैसे मैं इसलिए काम करता हूं ताकि लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकूं, तो आपकी बातों में एक अलग सी ताकत और इंस्पिरेशन आ जाती है। लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। स्टार्ट विद व्हाई सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक मूवमेंट है। ये एक ऐसा आइडिया है जो न केवल हमारी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब हम अपने व्हाई को समझ लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में वो पा सकते हैं जो हमें सच में खुशी और संतोष देता है। इस बुक का हर चैप्टर आपको अपनी सोच बदलने और अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक करने का रास्ता दिखाएगा। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और कैसे आप एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जिस पर आपको गर्व हो। तो अगर आप अपनी जिंदगी और अपने काम को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और अगर आप एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं जिसे दुनिया हमेशा याद रखे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस बुक की समरी के जरिए उन गहरे सबक और इंसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी सोच, आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी लाइफ के हर पहलू को एक नया आयाम दे सकते हैं। इसे सिर्फ एक बुक समरी की तरह न सुने, बल्कि इसे एक मौका समझें अपनी जिंदगी के व्हाई को समझने का और अपनी असली पहचान को ढूंढने का। तो आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे स्टार्ट विद व्हाई हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। चैप्टर 1, मैनिपुलेशन बनाम इंस्पिरेशन। 2004 में मोटोरोला ने फ्लिप टॉप फोन का एक ऐसा मॉडल लॉन्च किया जिसने बाजार में टहलका मचा दिया। इस मॉडल का नाम था रेजर। यह फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, बल्कि उस समय की एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक ने इसे इस्तेमाल किया। हर तरफ इसकी चर्चा थी। मोटोरोला के लिए यह एक बड़ी सफलता साबित हुई। सोचिए, उन्होंने इसके 50 मिलियन यूनिट्स बेचे, लेकिन सफलता की यह चमक ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। 4 साल के भीतर ही कई कंपनियों ने रेजर की नकल करते हुए उससे बेहतर फीचर्स वाले फोन मार्केट में उतार दिए।
देखते ही देखते मोटोरोला का जादू फीका पड़ने लगा। मोटोरोला, जिसने कभी बाजार में धूम मचा दी थी, अचानक पीछे रह गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है मैनिपुलेशन बनाम इंस्पिरेशन। मोटोरोला ने अपनी सफलता के लिए लोगों को इंस्पायर करने के बजाय मैनिपुलेशन का सहारा लिया। यह रणनीति उन्हें अस्थायी सफलता तो दिला पाई, लेकिन स्थायी ग्राहकों की वफादारी नहीं। रेजर ने मार्केट में आते ही सनसनी मचाई। लोग इसे खरीदने के लिए उत्साहित थे, मगर जैसे ही किसी और कंपनी ने इससे बेहतर फीचर्स और डिजाइन वाले फोन पेश किए, ग्राहक तुरंत उनकी ओर मुड़ गए। सोचिए, अगर मोटोरोला ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया होता और कस्टमर्स की लॉयल्टी पर ध्यान दिया होता, तो क्या यह कहानी अलग होती? अगर ग्राहकों के साथ उनका एक भावनात्मक जुड़ाव होता, तो शायद लोग मोटोरोला को छोड़ने से पहले 2 बार सोचते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेजर सिर्फ एक नोवेल्टी था, यानी एक नया और आकर्षक प्रोडक्ट जो अपनी चमक खोने के बाद कहीं गुम हो गया। लॉयल्टी पाना कभी भी आसान नहीं होता। यह केवल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से नहीं मिलती। इसके लिए कुछ बड़ा, कुछ गहरा करना पड़ता है। इंस्पिरेशन के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। जब आप लोगों को सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं, तो वे आपके साथ तभी तक रहते हैं जब तक उनकी जरूरतें पूरी हो रही होती हैं। मगर जब आप उन्हें इंस्पायर करते हैं, तो वे आपके साथ एक मजबूत कनेक्शन महसूस करते हैं। मैनिपुलेशन के कई तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, डर का सहारा लेना, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन वोट पाने के लिए लोगों के बीच डर फैलाए। पीयर प्रेशर, जहां लोग इस डर से कोई चीज खरीदते हैं कि कहीं वे पीछे न रह जाएं। प्राइस ड्रॉप, यानी कीमत घटाकर लोगों को खरीदने के लिए आकर्षित करना। प्रमोशन और ऑफर्स, जो लोगों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नोवेल्टी, यानी कुछ नया और अलग पेश करना। इन सभी तरीकों का इस्तेमाल अक्सर कंपनियां और नेता करते हैं। पॉलिटिशियन डर और झूठे वादों का सहारा लेकर वोट हासिल कर लेते हैं। कंपनियां प्रोडक्ट की कीमतें घटाकर या बड़े बड़े डिस्काउंट देकर सेल्स बढ़ा लेती हैं। लेकिन क्या यह सही मायने में लीडरशिप का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं। मैनिपुलेशन हमेशा एक अस्थायी समाधान होता है। यह न केवल महंगा साबित होता है, बल्कि इसकी प्रभावशीलता भी सीमित होती है। आप किसी को एक बार मैनिपुलेट कर सकते हैं, बार बार नहीं। मोटोरोला का रेजर फोन भी इसी का उदाहरण है। यह कोई इनोवेशन नहीं था। यह सिर्फ एक नया और आकर्षक प्रोडक्ट था, लेकिन लोगों को लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए इससे ज्यादा की जरूरत थी। अब अगर हम इनोवेशन की बात करें, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का नाम सामने आता है जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। फैक्स मशीन, जिसने बिजनेस कम्युनिकेशन को एक नई दिशा दी। माइक्रोवेव अवन, जिसने कुकिंग को तेज और आसान बना दिया। लाइट बल्ब, जिसने हमारी जिंदगी में उजाला भर दिया। आईट्यून्स, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री की परिभाषा बदल दी। इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाता क्योंकि वे नए थे। इन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने हमारी जिंदगी का तरीका बदल दिया। ये इनोवेशन थे, ऐसे इनोवेशन जो लोगों को इंस्पायर करते हैं। मोटोरोला का रेजर इन सबके सामने कहीं टिकता नहीं। उन्होंने लोगों को सिर्फ लुभाने की कोशिश की, उन्हें जोड़ा नहीं। यही वजह है कि उनका नोवेल्टी फैक्टर खत्म होते ही उनके ग्राहक भी उनसे दूर हो गए। ग्रेट लीडरशिप वही होती है जो लोगों के दिलों तक पहुंचे। जब आप इंस्पिरेशन के जरिए लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो यह जुड़ाव कभी खत्म नहीं होता। यही स्टार्ट विद विहाय का सबसे बड़ा सबक है। अपनी सोच को मैनिपुलेशन से ऊपर उठाइए। लोगों के दिल और दिमाग को छूने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो सफलता सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए आपकी होती है। चैप्टर 2, कुछ अलग सोचें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी जो कंप्यूटर बनाने के लिए जानी जाती थी, वह कैसे मोबाइल और गैजेट्स की दुनिया में ऐसी क्रांति ला सकती है जिसे लोग दशकों तक याद रखें? एप्पल ने यही कर दिखाया। 1984 से लेकर आज तक एप्पल का एक ही मोटो रहा है, कुछ अलग सोचें। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एप्पल की आत्मा है। यह वही सोच है जिसने उनके हर प्रोडक्ट, हर आइडिया और हर एडवर्टाइजिंग में जान फूंकी। कुछ अलग करने की सोच ही एप्पल के हर काम के पीछे का उद्देश्य है। जब 2000 के शुरुआती दौर में
म्यूजिक इंडस्ट्री पायरेसी की वजह से बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। लोग गाने डाउनलोड करने के लिए सीडी बर्न कर रहे थे और रिकॉर्डिंग कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था। उस समय स्टीव जॉब्स ने कुछ ऐसा सोचा जिसे किसी ने पहले नहीं सोचा था। उन्होंने आईट्यून्स पेश किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को बचा लिया। आईट्यून्स के साथ स्टीव जॉब्स ने न केवल एक प्रोडक्ट पेश किया बल्कि लोगों को एक ऐसा विकल्प दिया जो सरल, किफायती और कानूनी था। यह सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर नहीं था, यह म्यूजिक को लोगों की पहुंच में लाने का एक नया तरीका था। आईट्यून्स और आईपॉड ने मिलकर एक पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि MP3 प्लेयर का आविष्कार एप्पल ने नहीं किया था? यह इनोवेशन वास्तव में क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सिंगापुर लिमिटेड की देन थी। उन्होंने इसे बाजार में 5GB MP3 प्लेयर के नाम से लॉन्च किया। लेकिन इस प्रोडक्ट का नाम और मार्केटिंग इतनी आम थी कि लोगों को इससे जुड़ाव महसूस ही नहीं हुआ। फिर एप्पल ने वही चीज ली, लेकिन उसे एक ऐसी सोच और कहानी के साथ पेश किया जो ग्राहकों के दिलों तक पहुंच गई। उन्होंने इसे 1000 गाने आपकी पॉकेट में के रूप में पेश किया। इस एक वाक्य ने वह कर दिखाया जो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी अपने तकनीकी विवरणों से नहीं कर पाई। एप्पल ने क्या है पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने क्यों है पर फोकस किया, और यही फर्क ग्राहकों के दिलों तक पहुंचने का सबसे बड़ा राज है। जब 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ तो यह सिर्फ एक फोन नहीं था, यह एक इनोवेशन था। यह उन स्मार्टफोन्स की शुरुआत थी जिनके बिना आज हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। आईफोन ने मोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय नोकिया, एरिक्सन और मोटोरोला जैसी दिग्गज कंपनियां भी मार्केट में थीं, लेकिन आईफोन की सिंपल डिजाइन, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी और इंट्यूटिव इंटरफेस ने ग्राहकों को ऐसा अनुभव दिया जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह केवल तकनीक का सवाल नहीं था, यह एक सोच का सवाल था, कुछ अलग करने की सोच। अब जरा डेल की कहानी पर नजर डालें। 2003 में डेल ने भी अपना खुद का MP3 प्लेयर लॉन्च किया, लेकिन यह प्रोडक्ट सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग डेल को एक कंप्यूटर कंपनी के रूप में जानते थे। उनके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि डेल अब म्यूजिक प्लेयर्स भी बना रही है। डेल ने अपनी पहचान से परे जाकर कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास वह क्यों नहीं था जो एप्पल के पास था। एप्पल की सफलता का राज केवल उनके प्रोडक्ट्स में नहीं है, उनकी सफलता का राज है उनका मकसद। कुछ अलग सोचना, चाहे वह कंप्यूटर हो, म्यूजिक प्लेयर हो या मोबाइल फोन, हर चीज के पीछे एक सोच, एक उद्देश्य होता है। यही सोच एप्पल को बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। 2007 में एप्पल ने अपने नाम से कंप्यूटर शब्द को हटा दिया और सिर्फ एप्पल इंक रह गया। यह बदलाव केवल नाम का नहीं था, यह उनकी सोच और उनकी पहचान में एक बड़ा कदम था। अब एप्पल सिर्फ कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी नहीं थी, वे एक ऐसी कंपनी बन चुके थे जो पूरी इंडस्ट्रीज को बदलने की काबिलियत रखती थी। आज जब हम एप्पल का नाम लेते हैं तो हमें उनकी प्रोडक्ट से ज्यादा उनकी सोच याद आती है। हम उन्हें उनके विहाई के लिए जानते हैं, न कि उनके वट के लिए। यही वजह है कि एप्पल की गिनती उन कंपनियों में होती है जो सिर्फ बाजार में मौजूद नहीं है बल्कि बाजार को आकार देती हैं। कई कंपनियों ने एप्पल की तरह बनने की कोशिश की। HP और डेल ने भी इनोवेशन करने की कोशिश की, लेकिन वे एप्पल जैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि उनकी सोच सीमित थी। वे सिर्फ कंप्यूटर तक ही सिमट कर रह गए, जबकि एप्पल ने हर बार अपनी सोच का दायरा बढ़ाया। कुछ अलग सोचना सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक तरीका है दुनिया को देखने का, दुनिया को बदलने का। एप्पल ने यह दिखा दिया कि जब आप अपने काम के पीछे एक गहरी सोच और मकसद रखते हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। चैप्टर 3, गोल्डन सर्कल, लीडरशिप और इंस्पिरेशन का मूल मंत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ कंपनियां अपनी इंडस्ट्री में सबसे आगे होती हैं जबकि बाकी कंपनियां संघर्ष करती रहती हैं? क्यों HP और डेल जैसी बड़ी कंपनियां जो बेहतरीन फीचर्स वाले कंप्यूटर बनाती हैं फिर भी अपने ग्राहकों की लॉयल्टी हासिल नहीं कर पाती, जबकि एप्पल अपने हर प्रोडक्ट के साथ एक जुनून पैदा कर देती है? सवाल सिर्फ प्रोडक्ट के क्या होने का नहीं है, बल्कि इसके पीछे के क्यों का है।
जब कोई ग्राहक एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता है तो वह सिर्फ एक कंप्यूटर या फोन नहीं खरीदता, वह उस सोच और उद्देश्य को अपनाता है जो एप्पल हर कदम पर जाहिर करता है। हम इंसान सिर्फ तर्कों और डेटा से प्रभावित नहीं होते, हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास और हमारा जुड़ाव कहीं गहरे से प्रेरित होता है। हमारा दिमाग इसी तरह बना है। यही वजह है कि जब कोई कंपनी अपने पर्पज को स्पष्ट रूप से सामने रखती है और ग्राहक उस पर्पज से जुड़ते हैं तो वे कंपनी के प्रति लॉयल हो जाते हैं। कल्पना कीजिए एक सर्कल जिसके 3 स्तर हैं। सर्कल के केंद्र में है व्हाई, यह बताता है कि किसी कंपनी का उद्देश्य क्या है। दूसरा स्तर है हाउ, यह दर्शाता है कि कंपनी अपने उद्देश्य को पाने के लिए क्या तरीके अपनाती है। सबसे बाहरी सर्कल है व्हट, यानी वह प्रोडक्ट या सर्विस जो कंपनी ग्राहकों को देती है। ज्यादातर कंपनियां अपने सर्कल के बाहर से अंदर की ओर कम्युनिकेट करती हैं। वे अपने ग्राहकों को बताती हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है, उसके फीचर्स क्या हैं और वह क्यों खरीदने लायक है। लेकिन उनका यह तरीका ग्राहकों के दिल तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी ओर एप्पल जैसी कंपनियां अंदर से बाहर की ओर कम्युनिकेट करती हैं। उनके हर प्रोडक्ट, हर कैंपेन और हर कदम के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है, कुछ अलग सोचना। और यही बात उनके ग्राहकों के दिल को छू जाती है। जब एप्पल व्हाई से शुरुआत करता है तो ग्राहक को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखता, उन्हें दिखता है एक ऐसा ब्रांड जो उनकी सोच और विश्वास के साथ मेल खाता है। एप्पल के ग्राहक एप्पल को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे भी कुछ अलग सोचने में विश्वास करते हैं। किसी भी संगठन के लिए एक स्पष्ट और मजबूत उद्देश्य, पर्पज होना कितना महत्वपूर्ण है, इसे एप्पल ने बार बार साबित किया है। जब एक कंपनी का पर्पज स्पष्ट होता है तो उसका प्रभाव न केवल ग्राहकों पर पड़ता है बल्कि उसके कर्मचारियों पर भी होता है। जब एप्पल का हर कर्मचारी कुछ अलग सोचने के पर्पज को महसूस करता है तो उन्हें अपने काम में गहराई से प्रेरणा मिलती है। वे सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए काम नहीं करते, वे एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अगर आप लोगों को लीड करना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं, सोचिए कि आपका क्यों क्या है। लोग फीचर्स से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन वे केवल आपके पर्पज से जुड़ेंगे। जब आपका व्हाई स्पष्ट होगा और लोग आपके उद्देश्य को महसूस करेंगे तो वे आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, वे आपके फॉलोअर्स बनेंगे, वे आपकी बात मानेंगे क्योंकि वे भी उसी चीज पर विश्वास करते हैं जिस पर आप करते हैं। गोल्डन सर्कल सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। यह बताता है कि लीडरशिप और इंस्पिरेशन का आधार क्या होना चाहिए। आपका व्हाई आपका पर्पज है, यह वह कारण है जिसके लिए आप काम करते हैं। आपका हाउ आपकी प्रक्रिया है, यह दिखाता है कि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं। और आपका व्हट आपका प्रोडक्ट या सर्विस है जो आपके उद्देश्य को साकार करता है। जब आप गोल्डन सर्कल के इस ढांचे को अपनाते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप विश्वास, प्रेरणा और जुड़ाव बेचते हैं। आज के बाजार में ऐसे कई ब्रांड हैं जो शानदार फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ फीचर्स पर निर्भर नहीं करती। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे अपने ग्राहकों के दिल और दिमाग तक कैसे पहुंचते हैं। जब ग्राहक किसी कंपनी के उद्देश्य को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो वे सिर्फ ग्राहक नहीं रहते, वे ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। यही कारण है कि मैक लवर्स हमेशा एप्पल को ही चुनते हैं। एप्पल कभी भी केवल अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, वे हर बार अपने उद्देश्य के साथ शुरुआत करते हैं। उनके विज्ञापन, उनके प्रोडक्ट्स और उनका हर मैसेज उनके पर्पज को दर्शाता है, कुछ अलग सोचें। जब एप्पल अपने ग्राहकों को यह दिखाता है कि वे व्हाई पर विश्वास करते हैं तो ग्राहक खुद ब खुद उनके व्हट पर विश्वास करने लगते हैं। अगर आप भी एक सच्चे लीडर बनना चाहते हैं तो गोल्डन सर्कल को समझिए। सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर ध्यान मत दीजिए, अपने उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। लोगों को बताइए कि आप व्हाई पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जब लोग आपकी सोच, आपके पर्पज से जुड़ेंगे तो वे केवल आपके ग्राहक नहीं रहेंगे, वे आपके समर्थक बनेंगे। और यही है एक लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत। याद रखें, व्हाई से शुरू करें और बाकी सब कुछ खुद ब खुद आपके साथ आ जाएगा।
चैप्टर 4, कॉफी से कुछ बढ़कर, इंस्पिरेशन और पहचान का सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ चीजें हमारे दिल को छू जाती हैं, जबकि बाकी चीजें बस हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनकर रह जाती हैं? क्या आपने महसूस किया है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ खाना या छत नहीं है, बल्कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है? एक जुड़ाव, एक एहसास कि आप कहीं के हैं, किसी के हैं। ये फीलिंग हमें हर दिन जीने की ताकत देती है। यही वजह है कि जब हम किसी अनजान देश में छुट्टियां मनाने जाते हैं और वहां अपने देश के लोगों को देखते हैं, तो अचानक दिल में एक गर्माहट सी महसूस होती है। हम मुस्कुरा उठते हैं और लगता है कि हम अपने लोगों के बीच हैं। ऐसा ही जुड़ाव हम उन कंपनियों और ब्रांड्स के साथ भी महसूस करते हैं जिनके विश्वास और उद्देश्य हमारे जैसे होते हैं। वे ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, बल्कि हमारे विश्वासों को ताकत देते हैं। जब हम किसी ब्रांड का हिस्सा बनते हैं तो हमें सिर्फ उनकी सर्विस से नहीं, बल्कि उनकी सोच से जुड़ाव महसूस होता है। हम इंसान हर काम तर्क से नहीं करते, हम फीलिंग्स से चलते हैं। ये फीलिंग्स ही हैं जो हमें किसी चीज से जोड़ती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं। उदाहरण के लिए स्टारबक्स। आप सोच सकते हैं कि स्टारबक्स आखिर में तो बस एक कॉफी शॉप है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। स्टारबक्स सिर्फ वाट यानी कॉफी नहीं बेचता, वह वाई बेचता है। एक एहसास, एक अनुभव, एक आरामदायक पल। जब आप स्टारबक्स जाते हैं तो वहां सिर्फ कॉफी का स्वाद नहीं लेते, आप वहां की फीलिंग को महसूस करते हैं। वह शांत माहौल, वह आरामदेह कुर्सियां, वह सुगंध, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो आपको बार बार वापस खींच लाता है। स्टारबक्स के पीछे एक ऐसा नाम है जिसने इसे कॉफी से कहीं बढ़कर बना दिया, हॉवर्ड शुल्त्ज। हालांकि हॉवर्ड स्टारबक्स के फाउंडर नहीं थे। उन्होंने 1982 में इस कंपनी को ज्वाइन किया। उस समय स्टारबक्स सिर्फ कॉफी बीन्स बेचने वाली एक साधारण कंपनी थी, लेकिन हॉवर्ड शुल्त्ज ने इसे एक साधारण कॉफी ब्रांड से एक कल्चर बना दिया। शुल्त्ज इटली के एस्प्रेसो बार्स से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने वहां देखा कि लोग कॉफी शॉप्स में सिर्फ कॉफी पीने नहीं आते, बल्कि अपने दिन के कुछ सबसे आरामदायक पल बिताने आते हैं। उन्होंने सपना देखा कि अमेरिका में भी ऐसा ही हो। उनका सपना था कि स्टारबक्स सिर्फ एक दुकान न रहे, यह लोगों के लिए थर्ड प्लेस बने, घर और ऑफिस के बीच एक ऐसा स्थान जहां वे सुकून पा सकें। लेकिन इस रास्ते में कठिनाइयां थीं। स्टारबक्स के फाउंडर्स सिर्फ कॉफी बीन्स बेचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। उन्हें हॉवर्ड का यह सपना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शुल्त्ज ने हार नहीं मानी। हॉवर्ड शुल्त्ज के विजन ने स्टारबक्स को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने इसे सिर्फ कॉफी बेचने वाली जगह से एक कल्चर बना दिया। अब स्टारबक्स सिर्फ एक कॉफी शॉप नहीं है, यह वह जगह है जहां लोग बैठकर किताबें पढ़ते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और खुद को समय देते हैं। उनकी इस सोच ने स्टारबक्स को एक छोटे से ब्रांड से 13,000 से अधिक ब्रांच वाला ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वाई से शुरुआत की। अब बात करते हैं हार्ले डेविडसन की। क्या आपने कभी किसी को अपनी बॉडी पर हार्ले डेविडसन का टैटू बनवाते देखा है? क्या ऐसा कोई और ब्रांड है जिसके लिए लोग इतना जुनून दिखाते हैं? हार्ले डेविडसन का टैटू बनवाना सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक पहचान है। हार्ले डेविडसन ने खुद को सिर्फ एक बाइक कंपनी से कहीं आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने ग्राहकों को एक बिलीफ दिया, आजाद होने का एहसास। हार्ले डेविडसन सिर्फ बाइक्स नहीं बेचता, वह अपने ग्राहकों को एक जीवन शैली देता है। जो लोग हार्ले चलाते हैं उनके लिए यह बाइक नहीं, उनकी पहचान है। यह ब्रांड अपने बिलीफ में इतना मजबूत है कि उसने अपने लोगों को सिर्फ एक डिजाइन से सिंबल ऑफ बिलीफ बना दिया। रैंडी फाउलर, जो अपनी बॉडी पर हार्ले का टैटू बनवाते हैं, कहते हैं, यह टैटू मेरी पहचान का सिंबल है। यह बताता है कि मैं कौन हूं और मैं एक अमेरिकन हूं। चाहे बात स्टारबक्स की हो या हार्ले डेविडसन की, इन ब्रांड्स की सफलता का राज सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स नहीं है, यह उनके पर्पस हैं। स्टारबक्स ने लोगों को आराम के पल दिए, हार्ले डेविडसन ने उन्हें आजादी का एहसास दिया। दोनों ब्रांड्स ने अपने विहाई को इतना मजबूत बनाया कि उनके ग्राहक सिर्फ उनके ग्राहक नहीं, उनके फॉलोअर्स बन गए। हम इंसान सिर्फ प्रोडक्ट्स से नहीं जुड़ते, हम फीलिंग्स, बिलीफ और पर्पस से जुड़ते हैं। इसलिए
अगर आप भी कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो लोगों के दिलों तक पहुंचे, तो भाई से शुरुआत करें। याद रखें, लोग आपकी बात को तभी सुनेंगे जब आप उनकी फीलिंग्स से जुड़ेंगे, और जब ऐसा होगा तो आप न केवल प्रोडक्ट बेचेंगे बल्कि दिलों को भी जीत लेंगे। चैप्टर 5, सपनों को हकीकत बनाने वाली कहानियां। डिज्नी, जब सपने और हकीकत मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बड़े सपने को हकीकत बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सिर्फ एक विजन या उसे साकार करने की कड़ी मेहनत? सच तो यह है कि दोनों ही जरूरी हैं। सपने देखने वाले और उन्हें साकार करने वाले का साथ होना ही किसी चमत्कार को जन्म देता है। वॉल्ट और रॉय डिज्नी की कहानी इसी जादू का प्रमाण है। वॉल्ट डिज्नी वह व्यक्ति जो अपने कल्पनाशील दुनिया में खोया रहता था। कार्टून बनाना, कहानियां बुनना और बड़े सपने देखना, यही उनकी जिंदगी थी। दूसरी तरफ उनके बड़े भाई रॉय डिज्नी एक बैंकर, व्यावहारिक और जमीन से जुड़े हुए। रॉय को पता था कि वॉल्ट के सपने बड़े हैं, लेकिन उनके पास वह संसाधन नहीं थे जो इन सपनों को हकीकत में बदल सकें। 1923 का समय था। एनिमेशन और फिल्म इंडस्ट्री अभी अपने शुरुआती चरण में थी। वॉल्ट डिज्नी को एनिमेटेड फिल्मों का जुनून था, लेकिन यह जुनून उनके लिए आसान नहीं था। वह बड़े बड़े जोखिम लेते, अक्सर फाइनेंशियल परेशानियों में घिर जाते। उनके भाई रॉय को यह सब देख चिंता होती। रॉय को मालूम था कि वॉल्ट के सपनों में दम है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि पैसे और बिजनेस के मामले में वॉल्ट बिल्कुल अनुभवहीन थे। यही कारण था कि रॉय ने अपना जीवन वॉल्ट के सपनों को साकार करने में समर्पित कर दिया। वॉल्ट सपने देखते थे, लेकिन रॉय ने उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हाउ का ढांचा तैयार किया। रॉय डिज्नी ने ब्यूना विस्टा कंपनी की स्थापना की, जो डिज्नी की फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। उन्होंने फाइनेंस, बिजनेस और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। वॉल्ट की कल्पनाओं को रॉय की योजनाओं का सहारा मिला, और इसी साझेदारी से डिज्नी का साम्राज्य खड़ा हुआ। यह सिर्फ डिज्नी का नहीं, बल्कि हर सफल साझेदारी का सच है। जो लोग सपने देखते हैं, वाई टाइप के लोग, वे अपनी कल्पनाओं के बिना अधूरे हैं, और जो लोग सपनों को कार्यान्वित करते हैं, हाउ टाइप के लोग, वे अपनी दृष्टि के बिना दिशाहीन हैं। वॉल्ट डिज्नी ने जो सपना देखा, उसने न केवल एक कंपनी खड़ी की, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। डिज्नी का हर प्रोडक्ट, हर फिल्म, हर थीम पार्क एक कहानी कहता है। ये कहानियां हमें सपने देखने की ताकत देती हैं। वॉल्ट डिज्नी की कहानियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। बिल गेट्स जब तकनीक ने सपने देखे, अब डिज्नी की दुनिया से निकलकर तकनीक की दुनिया में चलते हैं। यहां भी एक ऐसा नाम है जिसने एक साधारण विचार को एक क्रांति में बदल दिया, बिल गेट्स। बिल गेट्स का सपना था कि हर घर और हर डेस्क पर एक कंप्यूटर हो। यह सुनने में आज भले ही साधारण लगे, लेकिन उस दौर में यह एक असंभव विचार था। बिल गेट्स ने दुनिया को तकनीक के साथ जोड़ने का सपना देखा। उनके दिमाग में यह विश्वास था कि अगर लोगों को सही उपकरण मिलें तो वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के जरिए यह सपना सच किया। पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल जैसे टूल्स ने लोगों की जिंदगी को आसान और उत्पादक बना दिया। उन्होंने विंडोज के जरिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसने लाखों लोगों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद की। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद भी बिल गेट्स ने अपने सपने का पीछा करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की। अब उनका उद्देश्य सॉफ्टवेयर बनाना नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। बिल गेट्स का मानना है कि हर व्यक्ति को एक मौका मिलना चाहिए। गरीबों को अवसर देने से वे खुद को ऊपर उठा सकते हैं। यह सिर्फ दान नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने का एक जरिया है। चाहे डिज्नी हो या बिल गेट्स, इन दोनों कहानियों में एक बात समान है, पर्पज। वॉल्ट डिज्नी का उद्देश्य था लोगों को सपने दिखाना। बिल गेट्स का उद्देश्य था लोगों को वह उपकरण देना जिनसे वे अपने सपनों को साकार कर सकें। दोनों ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन यह बदलाव सिर्फ उनकी प्रतिभा की वजह से नहीं हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट ध्यान था, एक मजबूत उद्देश्य। वोल्क्सवैगन एक सपना, एक पहचान,
और उससे जुड़ी भावनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कार सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक सोच, एक भावना और एक पहचान हो सकती है? वोल्क्सवैगन, जिसका अर्थ है लोगों की कार, इस विचार का जीता जागता उदाहरण है। यह ब्रांड 70 के दशक में हिप्पी कल्चर का प्रतीक बन गया था। इसकी गाड़ियां आम लोगों की पहुंच में थीं। वोल्क्सवैगन का हर मॉडल यही कहता था, यह कार आपकी है, आपके लिए है। लेकिन हर सपने की कहानी में कुछ उतार चढ़ाव भी होते हैं। 2004 में वोल्क्सवैगन ने एक लग्जरी कार फेटोन लॉन्च की। इसकी कीमत थी $70,000। यह कार उन तमाम फीचर्स से लैस थी जो एक लग्जरी कार में होनी चाहिए, मगर यह असफल रही। क्यों? क्योंकि वोल्क्सवैगन का सपना हमेशा से आम आदमी की कार बनाने का था। उनके ग्राहक लग्जरी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। फेटोन उनकी सोच से परे थी। इसके विपरीत टोयोटा और होंडा ने लग्जरी सेगमेंट में उतरने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने लग्जरी ब्रांड्स लेक्सस और एक्यूरा को लॉन्च किया। ये ब्रांड्स उनके मुख्य ब्रांड्स से अलग थे, फिर भी उनकी जड़ों से जुड़े हुए थे। टोयोटा और होंडा ने दिखा दिया कि लग्जरी और सामान्यता को एक साथ जोड़ने के लिए सही दृष्टिकोण और समझ की जरूरत होती है। वॉलमार्ट, सेवा और समर्पण की कहानी। अब कारों से निकलकर चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन वॉलमार्ट की ओर। यह सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि मेहनत, सेवा और समर्पण की मिसाल है। वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टन एक साधारण परिवार में पले बड़े थे। गरीबी और संघर्षों के बीच उन्होंने एक चीज सीखी, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने अपना पहला वॉलमार्ट स्टोर अरकानसास के एक छोटे से शहर में खोला। तब यह एक साधारण रिटेल शॉप थी और ऐसी दुकानें उस समय हर गली में थीं। लेकिन सैम वॉल्टन की सोच ने वॉलमार्ट को बाकी दुकानों से अलग बना दिया। सैम वॉल्टन सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे थे। उनके दिल में एक उद्देश्य था, लोगों की सेवा करना। वे मानते थे, अगर मैं लोगों का ध्यान रखूंगा तो लोग भी मेरा ध्यान रखेंगे। यही सोच उनके हर फैसले में झलकती थी। वॉलमार्ट ने अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदाय के साथ जो रिश्ता बनाया, उसने इसे सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया। सैम वॉल्टन न केवल मेहनती थे, बल्कि विनम्रता की जीती जागती मिसाल थे। वे वीकेंड्स पर भी काम करते, अपने पिकअप ट्रक खुद चलाते और हर कर्मचारी का जन्मदिन याद रखते। उनकी सालाना सैलरी केवल $3,50,000 थी। यह एक ऐसा आंकड़ा था जो उनकी कंपनी की कमाई के मुकाबले कुछ भी नहीं था। लेकिन सैम का उद्देश्य कभी पैसे कमाना नहीं था। उनका उद्देश्य था लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। 1992 में बोन मैरो कैंसर के कारण सैम वॉल्टन का निधन हो गया। उनके बेटे एस रोबेसन वॉल्टन कंपनी के चेयरमैन बने, लेकिन सैम की कमी को कोई पूरा नहीं कर सका। उनके जाने के बाद वॉलमार्ट में बदलाव आने लगे। ग्राहकों और कर्मचारियों की शिकायतें बढ़ने लगीं। धीरे धीरे वॉलमार्ट का वह उद्देश्य, वह भावना जिसने इसे सबसे अलग बनाया था, गायब होने लगी। ऐसे लीडर्स के बिना उनकी कंपनियां अपनी दिशा और उद्देश्य खोने लगती हैं। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल छोड़ा, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट, तो उनकी कंपनियां डगमगाने लगीं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे छिपा उद्देश्य, उनका भय उनके साथ चला गया। स्टीव जॉब्स, सैम वॉल्टन और बिल गेट्स की कहानियां हमें एक गहरा सबक देती हैं। किसी भी संगठन की जड़ें उसके उद्देश्य में होती हैं। जब तक वह उद्देश्य जिंदा रहता है, तब तक संगठन फलता फूलता है। लेकिन अगर वह उद्देश्य भुला दिया जाए, तो संगठन अपनी पहचान खो देता है। आप चाहे एक कंपनी चला रहे हों, एक टीम लीड कर रहे हों, या अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हों, अपने उद्देश्य को पहचानें। दुनिया में बदलाव लाने के लिए आपको बड़ा सपना देखने की जरूरत है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए आपको अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना होगा। याद रखें, आपका पर्पज जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता उतनी ही महान होगी। तो आज ही अपने विहाई को पहचानें और अपनी यात्रा शुरू करें।